आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जितना भी बताऊँगा सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत ही आसानी से हर एक चीज को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताएं। देखिए धातु और अधातु का जो अंतर है ना, ये जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है। कभी भौतिक गुणधर्म के आधार पर पूछा जाता है तो कभी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पूछा जाता है। तो अभी हम लोग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर क्या होता है धातु और अधातु में अंतर। तो हम लोगों ने एक साइड में धातु लिख दिया है, एक साइड में हम लोगों ने अधातु लिख दिया है। और यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखिए क्या है कि धातु उष्मा का सुचालक होता है और अधातु उष्मा का कुचालक होता है। उसी प्रकार से धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का भी क्या होता है कुचालक होता है। धातु जो होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु जो होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातु जो होता है वो सामान्यतः कठोर होते हैं, अधातु जो होता है वो सामान्यतः मुलायम होते हैं। धातु जो होता है उसका घनत्व उच्च होता है, अधातु का घनत्व निम्न होता है। धातु का गलनांक उच्च होता है, अधातुओं का यहाँ पर गलनांक निम्न होता है। धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है, अधातुओं का क्वथनांक निम्न होता है। धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातु में आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु का जो ऊपरी परत होता है चमकदार होता है और अधातु का जो ऊपरी परत होता है वो चमकदार नहीं होता है। धातु जो है ना जब ये कठोर सतह से टकराती है तो ठन ठनाहट की आवाज उत्पन्न करती है और अधातु ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फटाफट आप लोग नोट करिएगा। मतलब यहाँ पर जो भाषा है जो मैंने लिखा है बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है और इतना सारा पॉइंट्स आपको एक जगह पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो देखिए एक साइड में हमने धातु लिखा, एक साइड में हमने अधातु लिखा। जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है, धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग तो करता है, त्याग करने के बाद क्या करता है धन आयन बना देता है। और जितना त्याग करेगा उतना धन आयन बनाएगा। जैसे सोडियम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए यहाँ पर एक प्लस होता है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए यहाँ पर 2 प्लस बनाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर त्याग करता है इसलिए 3 प्लस बनाता है। उसी प्रकार जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और जितना ग्रहण करेगा उतना ऋण आयन बनाएगा। जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है इसलिए यहाँ पर 1 माइनस बनाता है। ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है इसलिए यहाँ पर 2 माइनस बनाता है। फटाफट नोट करते चलिएगा। अब आगे क्या कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है। मान देखिए यहाँ पर जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है धातु का ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो हमारा अधातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है अधातु का ऑक्साइड बनाता है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो अधात्विक ऑक्साइड होता है इसका जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए C+O2 से CO2, S+O2 से SO2, इधर Mg+O2 से MgO। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। धातु है जल है और धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसे अभिक्रिया करेगा धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। और जो अधातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उसी प्रकार से धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और अधातुएं भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे और कुछ दिया गया है। धातुएं अवकारक होती है, अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ करते हैं जैसे कि यहाँ पर अपवाद है। जो धातु है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, जैसे H3 H2 इत्यादि। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट नोट करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से समझाया जा रहा है आप लोगों को। आगे चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर चित्र वाला भी पूछा जाता है। देख लीजिए चित्र में क्या होता है कुछ नहीं। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सबका नाम लिखना है। चलिए फटाफट नाम लिख दीजिए। देखिए बात बहुत सिंपल होता है, बात बहुत सिंपल होता है ये सब क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या है आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है छड़, ये जो छड़ है यानी जो रॉड है ये हमारा क्या है 1 नंबर है। ठीक है, यानी ये क्या है एक धातु का छड़ है, हमने लिख दिया। अब ये 2 नंबर वाला देखिए यहाँ पर ये क्या है इसका लास्ट सिरा है, यानी ये क्या है छड़ का खुला सिरा है। तो छड़ का खुला सिरा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे ये वाला ये 3 नंबर वाला है। ठीक है, 3 नंबर का यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे इस प्रकार से जो दिया गया ये हमारा मोम है। क्या है मोम। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दिया गया ये हमारा क्या है या तो ये हमारा कांटी है या फिर ये हमारा पिन है। तो कांटी या पिन हमने लिख दिया। और ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं लैंप जैसा इसको हम लोग बोलते हैं बर्नर। तो ये हो गया बर्नर। फटाफट नोट करिएगा। देखिए ये जो प्रश्न अगर आ जाता है परीक्षा में तो 5 नंबर दिया जाएगा।
भगवान से प्रार्थना करें कि आप लोग यही वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए कितने आसानी से आपको 5 नंबर जैसे मिल जाएगा, मतलब 5 पॉइंट्स आपको लिख देना है, 5 नंबर यहाँ पर आप लूट लीजिए। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर वैसे ही है बात। यहाँ पर भी ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सके आगे भी पूछा जाए। यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 5 नंबर जो दिया गया उसका नाम लिखना है। देख लीजिए 1 नंबर में यहाँ पर क्या ये वाला है, इसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब हो गया। 2 नंबर में ये वाला है, यानी कि ये स्विच है, स्विच हो गया। 3 नंबर में ये क्या, ये जो बर्तन जो है जिसको बीकर बोलेंगे, बीकर हो गया। 4 नंबर देखिए यहाँ पर एक ठो है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट के छड़ बोलेंगे। और ये जो ये वाला जो 5 नहीं, जो बिलियन तो क्या 11 बिलियन है, फटाफट नोट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बात बहुत सिंपल होता है, और ये सब अगर प्रश्न आ जाता है आपको हंसते हंसते 5 नंबर दिया जाएगा। आगे बढ़ते आगे देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने लिख के रखा है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो पारा हो जाएगा Hg, ठीक है, जिसको हम मरकरी भी बोलेंगे, मरकरी भी आप बोल सकते हैं। देखिए धातु जब बोलेगा ना धातु, तो पारा, मरकरी या फिर Hg जो बोलेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अधातु बोला जाए, अधातु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दिया है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका हो जाएगा ब्रोमीन। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम हो जाएगा। एक धातु का नाम लिखिए जो अत्यंत कठोर होता है, तो हीरा हो जाएगा। एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का ये एक अपरूप है, तो ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो चांदी यानी कि Ag हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है, एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो उष्मा का कुचालक होता है, तो लेड यानी कि Pb हो जाएगा। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, तो सोना और चांदी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जिसका संक्षारण नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सोना, सोना का संक्षारण नहीं होता है। 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और प्लेटिनम हो जाएगा। धातु जो विद्युत धारा का अत्यंत उच्च प्रतिरोधक है, तो पारा यानी कि Hg हो जाएगा। 2 धातुओं के नाम बताएं जिनका गलनांक अति निम्न होता है, यानी जिसको ये जो शरीर के ताप पर ही पिघल जाता है, हाथ में लगने से ही गल जाता है, तो गैलियम तथा सीजियम हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे देख लीजिए यहाँ पर ये सब जो प्रश्न है, जैसे NaCl का निर्माण, Na2O का निर्माण, MgO का निर्माण, MgCl2 का निर्माण, इसका जो वीडियो होगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपका 5 नंबर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक चित्र बना दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि 5 प्रश्न है, इसका हमें एक एक करके उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर क्या देख लीजिए कि एक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, उत्पादित गैस को चित्रानुसार दी गई विधि से इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर जो प्रश्न इसका नाम लिखना है, तो गैस का नाम क्या हो जाएगा, बुलबुला बुलबुला निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। और गैस को इकट्ठा करने की भाई ये जो विधि है, इस विधि को बोला जाता है जल की नीचे की ओर विस्थापन विधि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गैस जल में घुलनशील है या अघुलनशील है, तो ये जो गैस है ये पानी में यानी कि जल में अघुलनशील है, यानी कि घुलनशील नहीं है। क्या गैस वायु से हल्की है या भारी है, तो गैस जो है वो वायु से हल्की है। और यहाँ पर गैस का रासायनिक सूत्र लिखित क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और जो भी चीज मिलेगा ना उसी को बोला जाता है मिश्र धातु। जैसे पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, कांसा कॉपर और टीन का है, सोल्डर टीन और सीसा का है। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया है जस्ता की कुछ प्रमुख अयस्क, यानी जस्ता यानी कि जिंक का क्या क्या होता है देख लीजिए। तो जिंक ब्लेंड होता है ZnS, कैलेमाइन होता है ZnCO3, जिंकाइट होता है ZnO, पारा का क्या होता है सिनेबार यानी कि HGS होता है, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट Al2O3 2H2O, करंडम का होता है Al2O3 और क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको हम द्विधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है देख लीजिए कि वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्ल एवं क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए ZnO है, Al2O3, आप इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर क्या दिया गया, बहुत ही सुपर क्वेश्चन कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो देखिए हमने एक साइड में भर्जन लिख दिया है, एक साइड में निस्तापन लिख दिया है। तो भर्जन में क्या होगा कि भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। देखिए पहला बात यहाँ पर अयस्क को जलाया जाता है, और कैसे जलाया जाता है, तो वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब वहां पर वायु होता है। और निस्तापन में क्या होता है, यहाँ पर अयस्क को जलाया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, यानी यहाँ पर वायु नहीं होता है। भर्जन में क्या है कि भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है, निस्तापन में क्या होता है कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। भर्जन में क्या होता है इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत होते हैं, निस्तापन में क्या होता है इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, इसमें एक लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा, भर्जन और निस्तापन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या क्या है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर क्यों डुबोकर रखी जाती है। तो क्या है इसका उत्तर कि लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबोकर रखी जाती है
क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। जैसे ही इसे वायु के संपर्क में रखा जाता है यह तुरंत आग पकड़ लेती है। इसी कारण से इन तीनों धातुओं को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखी जाती है। देखिए एक्चुअल बात क्या होता है, अगर इसको बाहर में छोड़ देंगे ना तो इसे तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में कॉपर का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, इसका क्या कारण है? तो जो यहाँ पर स्टील जो होता है वह भाप से अभिक्रिया करता है, इसीलिए। ठीक है, लिख दिया मैंने, देख लीजिए कि गर्म जल का टैंक बनाने में कॉपर का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, क्योंकि स्टील भाप के साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। अतः इसका उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने में नहीं होता है। जबकि कॉपर न ही ठंडा जल से, न ही गर्म जल से और न ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है, अतः इसका उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने में होता है। ये भी चीज क्लियर हो गया। लास्ट प्रश्न क्या है, देख लीजिए कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण यानी कि गहना बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए। देखिए क्या है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। अतः इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जो हमारा प्लेटिनम है, जो हमारा सोना है, इसका या फिर जो ये हमारा जो चांदी हो गया, इसका यूज क्या होता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक ये संक्षारित नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगता, इसीलिए। तो फटाफट नोट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।